नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज दिनांक 11 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी-सी तबीयत खराब थी, इस वजह से थोड़े लेट हो गए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। क्या-क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले प्लेज़र ऑफ द गवर्नर क्या होता है? क्या मायने हैं उसके पॉलिटिकल साइंस में और हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, उसके बारे में बात करेंगे। भारत और त्रिनिदाद के बीच में कौन सा समझौता हुआ है? गिरमिटिया मजदूर कौन से होते हैं? गिरमिटिया समुदाय किससे संबंधित है? इसके बारे में बात। तीरंदाजी का जो विश्व कप हो रहा था संगाई में, वो भारत को गोल्ड जीता और लगभग 5 साल के बाद में तीरंदाजी में गोल्ड आया भारत। आगे मजबूत भारत का निर्माण कैसे हो सकता है? आत्मनिर्भरता क्या है? हमारी ये दूसरे देशों पे निर्भरता किस तरह निर्धारित होती है? सबके बारे में बात करेंगे। अग्नि मिसाइल की एमआईआरवी तकनीक के बारे में हमने बात करी थी। थोड़ा-सा इससे जुड़ा हुआ रक्षा निर्यात के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे जो अग्नि है उसकी वजह से हमारा जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो कैसे बढ़ने वाला है, ये बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लेज़र ऑफ द गवर्नर। प्लेज़र का मतलब होता है कि गवर्नर की इच्छा पर्यंत। इच्छा पर्यंत का मतलब है कि गवर्नर जब तक चाहे तब तक। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 164। हमारे संविधान का आर्टिकल 164 ये बोलता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पे बने रहते हैं जब तक गवर्नर चाहता है, यानी कि प्लेज़र ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की इच्छा पर्यंत वो बने रहते हैं। क्या वाक़ई में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। समझते हैं इसको। संविधान का अनुच्छेद 164 बोलता है कि मुख्यमंत्री यानी कि सीएम और उसकी जो मंत्रिपरिषद है, वो अपने पद पे तब तक ही बनी रहती है जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यानी कि प्लेज़र ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की इच्छा पर्यंत का मतलब ही ये है कि गवर्नर की व्यक्तिगत इच्छा नहीं, इसमें मायने रखता है कि जो विधानसभा है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त है या नहीं है। ठीक है? अगर बहुमत प्राप्त है, तब तक वो पद पे बने रहेंगे। यानी कि प्लेज़र ऑफ द गवर्नर का अर्थ राज्यपाल की व्यक्तिगत इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? व्यक्तिगत इच्छा कुछ भी हो सकती है, वो मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है? सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, राइट? चलिए आगे। सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट का मतलब है कि बहुमत जो है सदन में ही साबित करना पड़ेगा। मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है? अपना एक है लोकसभा, ठीक है? केंद्र के स्तर पे, और राज्य के स्तर पे क्या है? राज्य विधानसभा। ये दोनों एग्जाम्पल से आप समझेंगे। यहाँ पे एमएलए चुन के जाते हैं, एमएलएज़ के इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पे एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन होने के बाद ये देखा जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है, ठीक है? सबसे बड़ी पार्टी को इनवाइट करता है कौन? राज्यपाल। तो यहाँ पे राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को इनवाइट करता है कि भाई आप आइए, यहाँ पे अपना पीएम बनाइए और यहाँ पे अपना सीएम। अब बुला लिया, लेकिन ये बात कब निर्धारित होगी? जब सदन में वोटिंग होगी और उस वोटिंग में जो है अपना बहुमत ये सीएम और पीएम साबित करे। ठीक है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है सदन में बहुमत को साबित करना। बात समझ आ गई होगी अब। सरकार के पास बहुमत है या नहीं, ये केवल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के माध्यम से साबित होगा, ना कि राज्यपाल या राष्ट्रपति की इच्छा के हिसाब से। यहाँ मैं राज्यपाल और राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, इसका मतलब राज्यपाल राज्य के लिए और राष्ट्रपति अपना सेंटर के लिए, राइट? आगे अदालतों ने भी कई मामलों में बोला है कि विधानसभा में बहुमत का निर्णय केवल विधानसभा में होगा, ना कि राज्यपाल के विवेक पे। यानी कि फ्लोर टेस्ट होगा, सदन में बहुमत साबित करना होगा, वहीं उसका निर्णय होगा। और हाल ही में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कई सारे ऐसे विवाद हुए हैं, जो वहाँ की लोकल जो सरकार है चुनी हुई, उसके बीच में और राज्यपाल के बीच में समस्या पैदा हुई है। तो आर्टिकल 164 को इस तरह से आप अच्छे से याद रखेंगे, राइट? चलिए आगे। भारत और त्रिनिदाद। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि त्रिनिदाद कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, जब हम उत्तरी अमेरिका का जो मैप है वो देखते हैं, यानी कि आप इसको ये समझिए उत्तरी अमेरिका, ठीक है? उत्तरी अमेरिका के यहाँ नीचे की तरफ छोटे-छोटे द्वीप हैं। इन द्वीपों को सामूहिक रूप से बोला जाता है वेस्ट इंडीज़। क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज़। सॉरी। क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज़। आज थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा-सा प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे, है ना? वेस्ट इंडीज़। और इन्हीं वेस्ट इंडीज़ के जो छोटे से द्वीप है, इनमें से ही एक है त्रिनिदाद, ठीक है? कुछ है सेंट लुइस है, ठीक है?
अलग-अलग जो नाम के हैं यहाँ पे, पोर्ट ऑफ स्पेन है, ये सारी जो है यहाँ के द्वीपों के नाम हैं। अब यहाँ पे त्रिनिदाद और टोबैगो, इन दोनों के बीच और भारत सरकार के साथ एक समझौता हुआ है, अभिलेखीय समझौता। इस बात को लेके कि भारत में अपने पूर्वजों की जड़ें खोज सकेंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि यार भई, वहाँ कैसे पहुँचे? यानी कहाँ इंडिया, कहाँ उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे ये जो सारे द्वीप हैं, ये द्वीपों का क्या संबंध है? देखिए क्या था, जब 1947 से पूर्व हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, हमारे देश में, ठीक है? जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय अंग्रेजों का शासन विश्व के बाकी हिस्सों में भी था, जैसे यहाँ पे अफ्रीका समझ लीजिए आप, अफ्रीका में भी था, इधर अमेरिका में भी था, साउदर्न अमेरिका में भी था, और इन छोटे-छोटे द्वीपों पे भी था। तो यहाँ पे मज़दूरों की ज़रूरत थी। तब भारत से मज़दूर लेके यहाँ लेके आया करते थे कौन? अंग्रेज। और उनको एक अनुबंध के माध्यम से लाया जाता था। उस अनुबंध को बोला जाता है गिरमिट। क्या बोला जाता था? यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट भारतीय लोगों के साथ में किया जाता था कि आपको वहाँ लेके जाएँगे, आपको इस तरह से मज़दूरी देंगे, रहने की जगह देंगे, खाने की जगह देंगे। ठीक है? ये सारी बातें होगी, और एक अनुबंध भारतीय लोगों के साथ अंग्रेज किया करते थे। उस अनुबंध को बोला जाता था गिरमिट। क्या बोला जाता था? गिरमिट। और इस वजह से इन मज़दूरों को क्या बोला गया? गिरमिटिया। तो आज भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ गिरमिटिया जो लोग हैं वो रहते हैं। इसलिए यहाँ की सरकार के साथ समझौता किया है कि भाई ये गिरमिटिया लोग अपने पूर्वजों को भारत में खोज सके, पूर्वजों का पता लगा सके, अपनी जड़ों के बारे में पता लगा सके। इसको लेके एक अभिलेख जो है समझौता आपस में साइन हुआ। किसके बीच में? भारत, ट्रिनिदाद और टोबैगो के बीच में, ठीक है? भारत, ट्रिनिदाद और टोबैगो के बीच में। ये 3 नाम आप याद रखेंगे, ठीक है? आगे 19वीं 20वीं शताब्दी में फिजी, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, कैरिबियाई शासन के तहत जो है भारतीय श्रमिक वहाँ पहुँचे थे, और एक गिरमिटिया अध्ययन केंद्र भी स्थापित करना चाह रहा है भारत सरकार, और पीएम मोदी ने उनका डेटाबेस बनाने का, ये जो है ये नॉर्मल बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि समझौता हुआ है, और गिरमिट आपने समझ लिया, गिरमिटिया आपने समझ लिया, बस यही इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है ना गिरमिट, यानी एग्रीमेंट, एक अनुबंध के तहत वहाँ पे गए थे। आगे जो हमारी तीरंदाजी है उसका विश्व कप आयोजित हुआ है हाल ही में, और भारत ने गोल्ड जीता लगभग 2021 के बाद, काफी लंबे समय बाद। टीम में कौन कौन थे याद रखेंगे? दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत जो थी वो टीम में थी, और संगाई में इन्होंने चीन को हरा के एक शानदार उपलब्धि हासिल करी है। स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबर है, आप याद रखेंगे, पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे। देखिए एक बहुत लंबे समय से एक बात हो रही है आत्मनिर्भरता की। ठीक है, एक सेकंड। इसकी बात हो रही है आत्मनिर्भरता की। यानी कि आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम, यानी कि भारत, अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। ये सिंपल मतलब होता है निर्भरता का। ठीक है, लेकिन क्या वाक़ई में ऐसा हो रहा है? देखिए, अभी 1991 के बाद में जब से भारत ने ग्लोबलाइज़ेशन यानी कि एलपीजी रिफ़ॉर्म्स को अपनाया, उसके बाद में भारत बहुत ज़्यादा निर्भर होता गया दूसरे देशों पे, स्पेशली चाइना और अमेरिका पे, ठीक है? लेकिन 2020 में जब गलवान घाटी एक इंसिडेंट हुआ, गलवान में क्या हुआ था, भारत और चीन की सेना आमने-सामने हो गई थी, और लगभग 20 और 50-60 कैजुअल्टी दोनों तरफ से हो गई थी। यानी कि इतने सैनिक जो है दोनों के आपस में शहीद हो गए थे, मारे गए थे। इसके बाद में भारत ने डिसाइड किया कि हम चीन पे अपनी जो व्यापारिक निर्भरता है उसको कम करेंगे। यानी कि जो सामानों का आयात हम करते हैं, जिन सामानों के लिए हम निर्भर है चीन पे, उनका आयात कम करेंगे और भारत को ही आत्मनिर्भर बनाएँगे। यानी कि इन सामानों का जो उत्पादन है वो भारत में ही अपन बढ़ावा देंगे। इस आर्टिकल में ये बोला जाता है, क्या वाक़ई में ऐसा हुआ है? तो जवाब है नो। यानी कि जो आयात कम होना चाहिए था, वो एक्चुअल में बढ़ा ही है। क्या रीज़न है इसके पीछे, और हमें अपनी रणनीति किस तरह बदलनी चाहिए, इस बारे में बात हो। अभी अमेरिका और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, ठीक है? इस युद्ध की वजह से तेल और गैस की जो कीमतें हैं, उनमें वृद्धि हो रही है, सबसे छुपी हुई बात नहीं है। 2020 गलवान के बाद चीन से आयात सीमित करने के बावजूद वो बढ़ता ही गया, ये बात हमने करी। और पूरी दुनिया इस तरह से जुड़ी हुई है कि अब आत्मनिर्भरता इस तरह से नहीं हासिल की जा सकती जिस तरह की हम बात कर रहे हैं। यानी कि अब दुनिया आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी है। एक दूसरे पे निर्भरता मतलब निश्चित ही हो गई है। तो आप इस तरह से अब आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कुछ नई रणनीति पे विचार करना पड़ेगा। यानी अब पूर्ण आत्मनिर्भरता की जगह क्या करना पड़ेगा?
स्मार्ट परस्पर निर्भरता, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे आप आत्मनिर्भर भी हो, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आप आयात पे निर्भर हो, लेकिन उस आयात को आप किस तरह से अलग-अलग देशों पे निर्भर बनाएँ, ताकि एक देश से अगर आपके संबंध खराब होते हैं, तो बाकी दूसरी जगह से आपकी सप्लाई बाधित नहीं हो। जैसे क्या किया जा सकता है? सबसे पहले जीडीपी का 1.5% जो है निवेश में खर्च किया जाना चाहिए। किसके निवेश में? आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि अनुसंधान और नवाचार में। कितना? जीडीपी का 1.5 खर्च किया जाना चाहिए। पहला सजेशन ये है। दूसरा, हमारी जो आईटी और फार्मा जैसे वैश्विक सेक्टर है, उनको प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए। ठीक है? जो शुरू टॉप की 10-20 कंपनियाँ हैं, उनके लिए एक नए शोध के मानक तय किए जाने चाहिए। तो इस तरह के कुछ सजेशन आर्टिकल में दिए जाते हैं। इससे क्या है, भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और उसमें जो है उसकी ज़रूरतें स्थानीय स्तर पे पूरी होगी। मुक्त व्यापार समझौते किए जाने चाहिए, जो कि किए भी जा रहे हैं। जैसे हाल ही में पहले यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, हमने पढ़ा था, न्यूजीलैंड के साथ हुआ। तो इस तरह के जो है समझौते भी किए जाने चाहिए। एक्ट ईस्ट जो नीति है उसको व्यवहार में लाना चाहिए। एक्ट ईस्ट मतलब हमारे जो पूर्व के देश हैं, कौन से? जैसे म्यांमार, कंबोडिया, जापान, ठीक है? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इन देशों में जो व्यापार है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी नीति का नाम है एक्ट ईस्ट नीति। ठीक है? जापान, दक्षिण कोरिया, आसियान से मजबूत व्यापार संबंध स्थापित किए जाने चाहिए। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नई रुचि, यानी कि इन देशों में भी व्यापार बढ़ाना चाहिए। तो ओवरऑल इस पूरी बात को अगर अपन सम अप करें, तो उसका मतलब ये है कि हमें आत्मनिर्भरता स्मार्टली बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे आंख बंद करके हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। क्योंकि नए ब्लॉक हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है? अलग-अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल से हमें बात करनी चाहिए और कंपनियों का भी सक्रिय जो है सहयोग इसमें होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट बात आपको समझ आ गई होगी। आगे अग्नि मिसाइल के बारे में हमने बात करी कि अग्नि 6 का जो परीक्षण है अभी होने वाला है। एमआईआरवी तकनीक के बारे में हमने बात करी कि कैसे वो रास्ते में जाते समय अपने अलग-अलग टारगेट को लॉक कर सकती है और डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक साथ कई सारे वॉरियर ले जा सकती है और दुश्मन की जो वायु सुरक्षा है उसको चूक देने में सक्षम है। वो देशों के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है? अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम निर्यात भी कर रहे हैं। कितना टोटल निर्यात किया है? 38,424 करोड़ का 1 वर्ष में, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया बेसिकली पूरा ही हथियारों के आयात पे निर्भर है। निर्यात की तो बात ही नहीं होती थी। ठीक है? लेकिन पिछले 7-8 सालों में इस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है कि हम हथियारों का निर्यात भी कर रहे हैं और लगभग 80 प्लस देशों को हम हथियारों का निर्यात कर रहे हैं और 2029 तक जो लक्ष्य रखा है वो 50,000 करोड़ के हथियार निर्यात करने का रखा है। ठीक है? और स्पेशली जब अग्नि जैसे अचीवमेंट हमारे यहाँ होते हैं, इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो सिंदूर में जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल ने काम किया, जो कि इंडिया की अपनी खुद की बनाई हुई मिसाइल है, तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह हम रक्षा जो उत्पाद है, उनके निर्यात में भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। आज हमने डिस्कस किया प्लेज़र ऑफ द गवर्नर, भारत, त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच जो समझौता हुआ, उसके बारे में हमने बात करी। ठीक है? तीरंदाजी में जो गोल्ड जीता, उसमें मजबूत भारत, जीडीपी का 1.5% आर&डी में खर्च होना चाहिए। किस प्रकार हम स्मार्ट आत्मनिर्भर बन सकते हैं और एमआईआरवी तकनीक और अग्नि और किस तरह हम निर्यात भी कर रहे हैं हथियारों का, उसके बारे में अपन सारी बात अपने करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फ़ायदेमंद रही होगी और थोड़ा-सा आज वीडियो छोटा रखा। चलिए, कल अपन और अच्छे से डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।